हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, विभिन्न चरणों के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया होना है। ठीक है, तो जैसा कि आप ये आदेश देख रहे हैं जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से दिनांक 30/9/2022 को जारी हुआ था और इस पर मैं पहले भी शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आज इसमें हम सिर्फ भर्ती के स्टेप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे जाने पर हम देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भर्ती प्रक्रिया के चरण। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 15.1 में पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी की श्रेणी में आते हैं, वे अपनी प्रविष्टि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रवर्ग में आते हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 75 अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे स्वयं को इस प्रवर्ग में पंजीकृत कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पात्रता परीक्षा 2018 के आधार पर नियुक्ति नहीं हुई है अथवा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वे भी प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। ठीक, और 30/12/2019 को जारी विज्ञापन के आधार पर प्रारंभिक चयन प्रतीक्षा सूची के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं, उन्हें भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो भले ही आपने पहले जो प्रोफाइल आपने बना रखी हो, लेकिन फिर भी आपको फिर से नए सिरे से प्रोफाइल पंजीयन करना है और दस्तावेज अपलोड करना है। ठीक है, इस चरण में जिन अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, उनकी मेरिट के आधार पर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु चयन सूची तैयार की जाएगी। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे, उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप परीक्षा पास हैं तो आपको अपने दस्तावेज अपलोड ज़रूर करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप दस्तावेज अपलोड नहीं करते हैं तो चाहे भले ही आपके कितने ही नंबर हो, तो आप चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा 2018 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी पात्रता परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में कैटेगरी रैंक जनरेट की गई है, अतः इसी रैंक के आधार पर अतिथि शिक्षक हेतु आरक्षित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो आपने जब शुरुआत में ही फॉर्म फिल किया था, उसमें आपने जो अतिथि शिक्षक की जानकारी दी थी, उसी के आधार पर आपकी अतिथि शिक्षक वाली रैंक बनाई गई है और उसी के अनुसार आपकी नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अगला है एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रकाशित रिक्तियों के आधार पर पैरा क्रमांक 15.1 अनुसार दस्तावेज अपलोड करने वाले अभ्यर्थियों में से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड की जाएगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। अगला है दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेज का सत्यापन कराना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए स्पष्ट कहा गया है कि आप कौन से ज़िले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं, ये आपको वहाँ पर प्रविष्ट करना पड़ेगा। और अतिथि शिक्षक को उसी ज़िले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस ज़िले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि अतिथि शिक्षक हैं, जिन्होंने अतिथि शिक्षक का ऑप्शन टिक किया था, तो उन्हें उसी ज़िले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा जो कि जिस ज़िले में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, और आगे है एक से अधिक ज़िलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं ज़िलों में से किसी एक ज़िले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण का होगा। तो अगर आपने एक से अधिक ज़िलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, तो आपको उन्हीं में से किसी एक ज़िले में आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनका सत्यापन कराना होगा। आगे देखिए, तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 2 सेट साथ लाने होंगे।
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आप अपने दस्तावेज़ों का सत्यापन कराने जाएंगे तो उसके साथ आपके मूल दस्तावेज़ तो आपको ले ही जाना है, साथ में आपको सभी की 2-2 सेट ले जाना है, ठीक है। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाए। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो जो आपके दस्तावेज प्रमाणीकरण होंगे उनकी आपको ऑनलाइन जो पावती होगी उसको भी आपको प्रदान किया जाएगा। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज में किसी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप सही समय सही तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको अयोग्य मान लिया जाएगा, ठीक है। और एक बार जब आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाते हैं तो उसके बाद किसी प्रकार की संशोधन हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बिल्कुल आपको सही समय और सही डेट का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों में से प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी। 15.7 में देखिए, अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पद स्थापना संबंधी विकल्प चॉइस फिलिंग भरनी होगी। तो जो अंतिम चयन सूची है उसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको पोर्टल पर जो रिक्तियां दर्शाई गई थी उन्हीं के आधार पर पद स्थापना संबंधी अपना विकल्प चॉइस फिलिंग करना होगा। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को संयुक्त काउंसलिंग हेतु रिक्ति दी जाने की स्थिति में पद स्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग दोनों की शालाएँ सम्मिलित होंगी। तो यहाँ पर संयुक्त काउंसलिंग की स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग दोनों की ही जो स्कूल हैं वो सम्मिलित किए जाएंगे, ठीक है। स्कूल के आगे TWD अथवा SED लिखा होगा। अभ्यर्थी दोनों विभागों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है, किंतु मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो आप जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, आपने जो भी स्कूल सिलेक्ट किए हैं अपनी मर्ज़ी से, तो मेरिट क्रम में आपको उन्हीं में से स्कूल दिया जाएगा, ठीक है। और वो स्कूल जिस भी विभाग के अंतर्गत आएगा तो वहीं से आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए, किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आपको बड़े ध्यानपूर्वक ये स्कूलों का चयन करना है, तो बाद में आपका परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट एवं जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियों के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पद स्थापना की जाएगी। तो आपको ये विकल्प जो है बड़े ध्यान से चुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प आपको चुनना है, जिससे कि आपका जो चयन है सही शाला में हो सके। सिर्फ चॉइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पद स्थापना दी जाएगी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा के दौरान अथवा पूर्व विज्ञापन के क्रम में जिन अभ्यर्थियों ने अपने उपरोक्त दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए हैं उन्हें भी नए सिरे से समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो अगर आपने पहले भी अपने दस्तावेज अपलोड किए हैं फिर भी आपको नए सिरे से दस्तावेजों का अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो आपको दस्तावेज ज़रूर अपलोड करना है। तो अगर आप दस्तावेज अपलोड नहीं करते हैं तो आप किसी भी स्थिति में चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियाँ, तो इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन जो है 30/9/2022 और अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन। सिर्फ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सभी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोड करना, जो कि 6/10/2022 से 16/10/2022 डेट आप ध्यान रखिएगा। और MP ऑनलाइन के पोर्टल पर निर्देशिका सुसंगत नियम अधिनियम तथा निर्देशों को अपलोड करना 3/10/2022
MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन की सूची अपलोड करना। तो ये है अक्टूबर 2022। जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन सूची के आधार पर सत्यापन करना, जो कि है नवंबर 2022 है। और दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता के आधार पर चयन सूची का प्रकाशन, चयन सूची जो है दिसंबर 2022 में, और चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करना दिसंबर 2022। और यहाँ पर विशेष देखिए, उपरोक्त तिथियाँ अनुमानित हैं तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेंगी। उपरोक्त तिथियों के अनुसार विवरण का प्रकाशन MP ऑनलाइन के पोर्टल पर किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल पर SMS तथा ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। तो साथियों, आप अपना मोबाइल नंबर चालू रखें, है ना, और क्योंकि यहीं पर आपको इसकी सूचना मिलेगी, या फिर SMS के द्वारा या फिर ईमेल के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी MP ऑनलाइन पर चेक करते रहें, है ना। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचानी थी। आशा है कि आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल अपने दस्तावेज़ों को रेडी रखना है ना, और डेट आपको ध्यान रखना है कब आपको क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल अपडेट मिलती रहें।